नीतीश कुमार के साथ खेला होने वाला है? क्या नीतीश कुमार की पार्टी टूटने वाली है? आखिरकार तेजस्वी यादव ने क्यों कहा कि बचा लीजिए जेडीयू को? और बड़ा सवाल, कहीं नीतीश कुमार का भी हश्र तो शिंदे जैसा नहीं होने वाला है? जानेंगे सब इस वीडियो के दौरान। नमस्कार, मेरा नाम सलोनी चौहान है और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के राजनीति की। बिहार में विधानसभा के चुनाव इसी साल होने वाले हैं और चुनाव के मद्देनजर अब ये कहा जाने लगा है कि बीजेपी बिहार में जेडीयू के साथ वही राजनीति खेलने वाली है जो उसने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ खेली, झारखंड में चंपई सोरेन के साथ खेली। अब वही खेल नीतीश कुमार के साथ होने जा रहा है, वही खेल जेडीयू के साथ होने जा रहा है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ये मीडिया में बयान दे रहे हैं कि जेडीयू खतरे में है, जेडीयू को बचा लीजिए, बीजेपी जेडीयू को हड़पना चाहती है। आखिरकार वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए और अपने पिताजी की पार्टी को बचा ले, अपनी विरासत को बचा ले। अब हम ये जानते हैं कि बीजेपी ऐसी रणनीति क्यों चल रही है बिहार को लेकर, या फिर उसकी ऐसी रणनीति क्यों रही है बाकी राज्यों में राजनीतिक पार्टियों को लेकर। हम सबसे पहले उदाहरण लेते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में बीजेपी की शिवसेना के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी होती है। वो दोनों चुनाव साथ में लड़ते हैं। हालांकि चुनाव के बाद जब परिणाम आते हैं तब बीजेपी अपना तेवर दिखाने लगती है। जो पहले से तय फार्मूला होता है कि 50-50 फार्मूले पे चलेंगे, यानी 2.5 साल सीएम बीजेपी का रहेगा, 2.5 साल सीएम शिवसेना का रहेगा, यानी उद्धव ठाकरे के पार्टी का चेहरा होगा। लेकिन बीजेपी पैंतराबाजी शुरू कर देती है और कहती है कि नहीं, 5 साल सीएम हमारा ही रहेगा, मतलब देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के कुर्सी पर 5 साल काबिज रहेंगे। शिवसेना ये बात मानने को राजी नहीं होती है, क्योंकि भाई बीजेपी का ये अंदाज रहा है कि वो हर जगह अपनी दादागिरी चलाती है। शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूट जाता है। अब बीजेपी यहाँ वही घिनौनी राजनीति वाली चाल फिर से चलती है। शिवसेना के एक बड़े नेता एकनाथ शिंदे को पकड़ती है, शिंदे को ये लालच देती है कि आप शिवसेना से कुछ विधायक तोड़ के हमारे साथ आ जाइए, हम आपको महाराष्ट्र का सीएम बना देंगे। अगले 2 सालों में चुनाव होने वाले हैं, फिर से सीएम आप ही बन जाइएगा। बेचारे एकनाथ शिंदे लालच में आ जाते हैं और विधायकों को तोड़ के बीजेपी के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र में सरकार बना लेते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब महाराष्ट्र में फिर से विधानसभा के चुनाव होते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, चुनाव में बीजेपी शिवसेना के वो गुट के साथ, यानी जो शिंदे गुट है, उसके साथ चुनाव लड़ती है। और इसी बीच शरद पवार के पार्टी से उनके भतीजे अजीत पवार भी वही बगावत करते हैं जो शिंदे ने किया होता है। वो भी अपनी पार्टी तोड़ के बीजेपी के साथ मिल जाते हैं और ये तीनों मिलके विधानसभा के चुनाव लड़ते हैं महाराष्ट्र के, और चुनाव में जीत भी हासिल करते हैं। शिंदे जी ये सपना लेकर बैठे थे कि महाराष्ट्र के अगले सीएम के शपथ हम ही लेंगे, हम ही होंगे महाराष्ट्र के अगले सीएम। मैं एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र का सीएम पद की शपथ लेता हूं। लेकिन बीजेपी उनके अरमानों पे पानी फेर देती है और उनको धक्के मार के ऐसे निकालती है जैसे चाय से कोई मक्खी निकाल के फेंक देता है। महाराष्ट्र का सीएम देवेंद्र फडणवीस को बना दिया जाता है, जो बीजेपी के चेहरे हैं। एकनाथ शिंदे के लिए ये बहुत बुरी खबर होती है, लेकिन शायद वो अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनके लिए और भी बुरी खबर इंतजार कर रहा है। इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते ही शिंदे के 20 से ज्यादा फैसले पलट देते हैं। जी, सीएम बनते ही शिंदे के 20 से ज्यादा फैसले पलट देते हैं और शिंदे के कई विधायकों से Y+ सिक्योरिटी छीन लेते हैं। उनके विधायक सिर्फ एक गार्ड के भरोसे रख देते हैं, छोड़ देते हैं। ये हुई थी महाराष्ट्र के सियासत में, ये चाल चली थी बीजेपी ने महाराष्ट्र के सियासत में। अब हम रुख करते हैं झारखंड का। जी, झारखंड में जब चुनाव करीब आता है तब बीजेपी हेमंत सोरेन का जमीन घोटाले की एक फाइल खुलवाती है, जिसमें ईडी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेती है। वो लगभग 5 महीने तक जेल में रहते हैं। इस दौरान वो जेल जाने से पहले अपने एक राइट हैंड कहे जाने वाले चंपई सोरेन को झारखंड की जिम्मेदारी सौंप के जाते हैं, झारखंड का सीएम बना के जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो जेल से वापस आते हैं, वो वापस सीएम पद की कमान संभाल लेते हैं।
चंपई सोरेन को भाई बहुत बुरा लग जाता है, या फिर ये कहे कि बीजेपी उनको बहुत ज्यादा सेम फील करवा देती है, नीच फील करवा देती है, भड़का देती है। चंपई सोरेन भी चुनाव में हेमंत सोरेन से बगावत करके बीजेपी के साथ चले जाते हैं कुछ विधायक लेकर, इसी लालच में जो एकनाथ शिंदे को मिला था, चंपई सोरेन को भी यही लालच मिलता है कि आप आइए पार्टी तोड़ के हमारे साथ गठबंधन कीजिए, चुनाव लड़िए, सरकार बनाइए, सीएम तो आप ही बनेंगे, हम तो सीएम आपको ही बनाने वाले हैं। बेचारे चंपई सोरेन उनके जाल में फंस जाते हैं और बीजेपी के साथ चले जाते हैं चुनाव में। जैसे ही चुनाव होता है, हेमंत सोरेन वापसी करते हैं सत्ता में, फिर से उनकी ही सरकार बन जाती है और चंपई सोरेन ना घर के बचते हैं ना घाट के। ये है बीजेपी की रणनीति, वो ना घर का छोड़ती है लोगों को ना घाट का। और वैसा ही कुछ देखने को मिला था असम में। असम में हेमंता बिस्वा शर्मा के घोटाले की फाइल खुलती है और हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस से पलटी मारकर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और बीजेपी उनको भी असम का सीएम बना देती है। हालांकि वो बड़े कट्टर सीएम वाली छवि बना के बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम वाले उल जलूल बयान तो देते ही रहते हैं। वो उन्हें देश का दूसरा योगी कहा जाने लगा है, जिस तरह के वो बयानबाजी, सांप्रदायिक बयानबाजी दे रहे हैं देश के एक समुदाय विशेष को लेकर। अब इसके बाद आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली। यहां भी बीजेपी की तोड़ मरोड़, ईडी सीबीआई वाली राजनीति बंद नहीं होती है। ये दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं जैसे संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, इन सबको शराब घोटाले में फंसा के गिरफ्तार करवा देती है। और सिर्फ एक नेता बचता है दिल्ली में, वो है अतीशी, जो दिल्ली की पूर्व सीएम भी है। उन्हें अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की कमान, सीएम पद की कमान सौंपती है दिल्ली में। दिल्ली में जो बड़े नेता हैं उनको इतने लंबे समय तक जेल में बंद करके रखा जाता है कि उनके पार्टी का कोई अस्तित्व ज्यादा बचा नहीं होता है। दिल्ली में कोई मजबूत नेता उनके पास बचा नहीं होता है। उसके बाद दिल्ली में चुनाव होते हैं और चुनाव के नतीजे तो आपके सामने ही हैं। बीजेपी की सरकार बन चुकी है, आम आदमी पार्टी की सरकार गिर चुकी है। और ये सारा आप क्रोनोलॉजी समझिए। यहाँ ये लड़ाई बीजेपी अकेले नहीं लड़ती है, ईडी सीबीआई उनके साथ साथ लड़ती है बैकफुट पे। ये सियासत है बीजेपी की, ये राजनीति है बीजेपी की। जहां वो काम के दम पे नहीं जीत पाती है, जहां वो राजनीति के दम पे नहीं जीत पाती है, वहां इस तरह की चाल चल के तो जीत ही जाती है। ये तो बीजेपी का हथियार है, ब्रह्मास्त्र है, जो कहें आप, वो है बीजेपी का। अब आपको ले चलते बिहार। बिहार की परिस्थिति यह है कि बिहार में चुनाव में ज्यादा वक्त बचे नहीं है और बीजेपी वही सियासत यहां भी करने की कोशिश कर रही है। हालांकि नीतीश कुमार थोड़े अलर्ट तो हो ही गए हैं। नीतीश कुमार के बेटे कहीं ना कहीं जेडीयू की कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं और इसी चीज को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को आगाह किया है कि संभल जाइए, आपकी पार्टी बीजेपी हथियाना चाहती है। अब यहाँ आप एक चीज समझिए कि जो जेडीयू है, जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद कोई बड़ा नेता माना जाता है तो वो है ललन सिंह। और ललन सिंह कौन है, जरा अंदाजा लगाइए। ये वही ललन सिंह है जिनकी तस्वीरें अक्सर अमित शाह के साथ देखी जाती है। ये वही ललन सिंह है जो अमित शाह के आगे पीछे आपको दिख ही जाएंगे। इन्हें अमित शाह का बेहद करीबी माना जाता है और कुछ राजनीतिक जानकार तो ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं ना, तो ये जो ललन सिंह है ये बगावत करेंगे, ये एकनाथ शिंदे बनेंगे, हेमंता बिस्वा शर्मा बनेंगे, ये चंपई सोरेन बन जाएंगे। शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार चुप्पी लगा के बैठे हुए हैं। उनका बीजेपी के साथ चलना मजबूरी है। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। निशांत कुमार ने तो मोर्चा संभाला ही है और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को आगाह तो कर ही रहे हैं। अब बीजेपी अपने चाल में सफल हो पाएगी या नीतीश कुमार इनके चाल को विफल कर देंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी का इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया को। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।